हल्का सा कॉमन सेंस लगाना है कि भाई हमें सीएसटी सीडब्ल्यूएच का एकदम सेट पैटर्न पे वो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पूछा जाता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब यही होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट, जहां टू कब लिखा जाता है जब मोलर कंडक्टेंस की बात होती है, मोलर कंडक्टिविटी की बात होती है। अब एक बात और समझो कि अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लेस देन 0.05 है तो आप यहां नीचे से अल्फा को किसी भी आयन की मोलर कंडक्टिविटी इस बात में डिपेंड नहीं करती है कि वो पहले किसके साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टाइम पे आपको आयंस की संख्या नहीं लिखनी है। तो मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, आप इस तरह के एग्जांपल बना के ढेरों प्रूफ कर सकते हैं और अब आप इसमें तेज बन चुके हैं। हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉलेस लॉ। और कॉलेस लॉ आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब ढेर सारे पूछे गए। इस सेशन में हम लोग कॉलेस लॉ तो सीखेंगे, साथ ही साथ उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और किस तरह हम इनके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसी सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस छोटे से सेशन को, कॉलेस लॉ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले एक बात हम सभी लोगों को जान लेनी चाहिए कि आखिर ये कॉलेस लॉ हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस हम बता ले जा रहे थे, लेकिन जहां बात आई वीक इलेक्ट्रोलाइट की कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या होगा, तो वो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं बता पा रहे थे। तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या होगी, क्या वैल्यू आएगी, उसी को बताने के लिए ये कॉलेस लॉ आए हुए हैं और इसीलिए हम इस कॉलेस लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कॉलेस लॉ हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत मदद करने वाला है। क्लियर? सबसे पहले हमें ये भी बात पता होनी चाहिए कि कॉलेस लॉ को अप्लाई कब कब करेंगे। कॉलेस लॉ एप्लीकेबल ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही एप्लीकेबल है, मतलब जब खूब जम करके उसके अंदर हम सॉल्वेंट मिला देंगे तभी के लिए एप्लीकेबल है। जब खूब ढेर सारा सॉल्वेंट मिलाएंगे, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन में जब हम जाएंगे तभी ये कॉलेस लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये कॉलेस लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी बताएगा और साथ ही साथ जो हमें आज चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके बारे में भी, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की सारी बातों को बताने के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। तो ये लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एप्लीकेबल है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। अच्छा, ये जो साइंटिस्ट है कॉल्वेस, इन्होंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि जिससे इनको पता चला कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी इसका हेल्प ले सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि सपोज हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन है, मान लीजिए NaCl एक्वस सोल्यूशन है और एक सोल्यूशन है हमारे सामने KCl एक्वस सोल्यूशन है। उन्होंने देखा कि ये जो क्लोराइड आयन है, ये जो क्लोराइड आयन है, इसके अंदर कौन कौन से आयन बैठे होंगे, Na प्लस एक्वस होगा और साथ ही साथ Cl माइनस एक्वस होगा। इसमें कौन कौन से आयन बैठे होंगे, K प्लस एक्वस होगा और साथ ही साथ Cl माइनस एक्वस आयन होगा। तो उन्होंने ये देखा कि क्लोराइड आयन का जो मोलर कंडक्टिविटी आ जा रहा है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सपोज x आ रहा है, तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में भी इस क्लोराइड आयन का उतना ही मोलर कंडक्टिविटी देखने को उन्हें मिला। क्लियर? x ही मिला। तो इससे उन्होंने एक चीज ये निकाला कि वो क्लोराइड आयन किसी के साथ भी जुड़ा हो, वो क्लोराइड आयन किसी के साथ भी जुड़ा हो, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस पावर होती है, वो चाहे वो आयन किसी के साथ भी जुड़ा हो। अब आप कहेंगे कि सर तो इसका फायदा कैसे आप उठाएंगे, ये तो स्ट्रांग थे तो सब बातें पता चल गई, वीक वालों में कैसे फायदा उठाएंगे? तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इनके स्टेटमेंट को देखते हैं। इनका स्टेटमेंट क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सपोज हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl एक्वस, इसको एक्वस में डिसॉल्व करके NaCl एक्वस का एक सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वो उसके आयन के कंडक्टेंस को, अगर आप आयन के कंडक्टेंस की वैल्यू को अगर आप पता कर लें और उनको जोड़ दें आपस में, तो वो पूरे सॉल्ट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हमें पता चल जाएगा। जैसे NaCl एक्वस किस में टूटेगा भाई, Na प्लस एक्वस में, और किस में टूटेगा, Cl माइनस एक्वस में। उन्होंने कहा कि अगर हमें Na प्लस एक्वस की मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता चल जाए, या फिर चलिए कंडक्टेंस लिखा है तो कंडक्टेंस में ही बोलते हैं, अगर हमें Na प्लस एक्वस का कंडक्टेंस पता चल जाए इस आयन का, और इस आयन का कंडक्टेंस पता चल जाए, और इन दोनों के कंडक्टेंस को अगर हम जोड़ दे तो फिर हमें ये पूरे NaCl एक्वस का कंडक्टेंस पता चल जाएगा। तो इस स्टेटमेंट के बाद हमें क्या समझ में आया या हम इससे क्या अपने लिए काम की बातें निकाल सकते हैं, उसको देखिए तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, ये है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। अब आपसे कह रहा है कि भाई इसकी मोलर कंडक्टिविटी बताओ, तो हमने तो हाथ खड़े कर दिए, हमने कहा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देख रखा है कि पता ही नहीं चला एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। अच्छा सपोज अगर हम इनके ही हिसाब से चले, कॉलेस लॉ के हिसाब से चले, और हम ये भूल जाए कि ये वीक है, तो हम इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट का कैसे मोलर कंडक्टिविटी बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इनके आयन का मोलर कंडक्टिविटी आप ले आइए कहीं से, इनकी वैल्यू ले आइए और इनकी वैल्यू को ले जाके जोड़ दीजिए, तो भैया मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगा। कोई कंडक्टेंस पूछेगा तो इनके कंडक्टेंस की वैल्यू ले आइए, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस पता चल जाएगा। हम कहेंगे भाई साहब ये एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कॉलेस लॉ एप्लीकेबल है, और कॉलेस लॉ एप्लीकेबल है, और जब हमें पता चल गया कि ये वीक है, तो वीक का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हमें पता ही नहीं है। इसी चीज का फायदा जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उसी का फायदा इन्होंने हम लोगों को दिया, और इन्होंने कहा कि देखो भाई तुम्हें वीक के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग के बारे में तो पता है, तुम ऐसी चीज लेकर के आओ जिसके अंदर ये वाला आयन हमें देखने को मिल जाए। हमने कहा अच्छा सर ये स्ट्रॉन्ग हमने एक सॉल्ट ले आए, ठीक है, इसको अपना एक्वस एक्वस में डिसॉल्व किया, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को पूछेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इट्स आयन ये, और प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इट्स आयन, ये आ गया। ठीक है, तो भाई जब सॉरी क्या है Na, ठीक है, अब यहां पर तो हमने बता लिए गए, क्योंकि भाई तुम स्ट्रांग थे, तुम अच्छे से टूट रहे थे, सब कुछ पता चल गया। हमने कहा रुको रुको वेट करो वेट करो, और क्या तुम्हें चाहिए? हमने कहा सर हमें बस इसकी वैल्यू दे दीजिए कहीं से। हमने कहा अच्छा उसकी वैल्यू चाहिए, ये लो HCl को तोड़ो, HCl भी स्ट्रांग होता है, आप सभी को पता है, तो स्ट्रांग के लिए तो एकदम परफेक्ट आंसर हमें मिलता है, तो स्ट्रांग का भी हमने तोड़ा, तो हमें परफेक्ट इसके आयन का मोलर कंडक्टिविटी हमें पता चल गया। इनके आयन का भी मोलर कंडक्टिविटी हमें यहां से पता चल गया। जब हमें आयंस की मोलर कंडक्टिविटी पता चल गई, और कॉलरेस ने हमसे ये कहा कि वो आयन कहीं से भी छूट के आए हो, चाहे वो CH3COO- Na+ से छूट के आया हो, चाहे वो H+Cl- का साथ छोड़ के आए हो, इनकी जो कंडक्टिंग पावर यहां है वही कंडक्टिंग पावर तो यहां भी होगी भैया। तो इन्होंने कहा कि तुम स्ट्रांग पे तो खेल लेते हो ना, तो स्ट्रांग चीजें ये लो, हम तुम्हें स्ट्रांग चीजें देंगे, उनको तोड़ लेना, और उसमें से तुम मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू खोज लेना और ला करके यहां पुट कर देना, तो तुम्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी आयन की मोलर कंडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वो पहले किसके साथ जुड़ी थी। जो होता है इसका मोलर कंडक्टिविटी वही होता है, चाहे वो किसी के साथ भी जुड़ा हो। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग को तोड़ के हम वहां से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ले आएंगे और ले जाके यहां पुट कर देंगे, तो हमें वीक का भी पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलेस लॉ ने हमें कितना बड़ा फायदा पहुंचाया। आइए अब देखते हैं इनके स्टेटमेंट को। इनका स्टेटमेंट क्या है, और सेम स्टेटमेंट आपके एग्जाम में लिख के ऑप्शन बन के आया था, तो ध्यान से समझिए कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको जैसे वीक का ही है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बताना है, तो उसी के लिए बोला है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टेंस, each ion makes definite contribution to conductance of an electrolyte whatever be the nature of other ion of the electrolyte। मतलब वो आयन कहां से आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो आयन किसके साथ पहले था उससे हमें लेना देना नहीं है। बस आप उन आयंस की वैल्यू ढूंढ लाइए, हम ला के जोड़ देंगे, हमें पूरे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आप इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। यहां पे आपको जो 2 पॉइंट्स यहां सामने दिख रहा है बॉक्स में, ये आपका कॉलेस लॉ ही है। वहां पे आप स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, यहां पे आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं। तो क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा तो आपको अभी सिखा चुके हैं कि कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी ले आओ और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी ले आओ और उनको आपस में ऐड कर दो, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट का पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये आगे न्यू प्लस और न्यू माइनस क्या लिखा है? न्यू प्लस और न्यू माइनस का मतलब होता है कैटायन की संख्या या एनायन की संख्या। आप कहेंगे इससे हम क्या मतलब निकालें? ध्यान से सुनिए, आपको वहां पर जो मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चंस में दी जाती है या कहीं से भी आप लाते हैं, तो वो एक आयन की मोलर कंडक्टिविटी होती है। समझिए कि मोलर कंडक्टिविटी इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन बराबर आपको x दिया है, तो वो एक की होती है, एक की वैल्यू होती है, बात समझे। लेकिन यहां पर देखो, अगर वो 2 हुआ तो 2 आयन हुए, तो 3 आयन हुए तो भैया जब एक का पता है तो 2 आयन होगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 3 होगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना। एग्जांपल से समझिए, देखिए
देखिए A2B3 कितने आयन है, A2B3 तोड़ोगे तो क्या होगा, ये A+3 इसमें बैठा है और B-2 बैठा है। A कितना बैठा है 2 और B कितने हैं 3, तो A के 2 आयन हैं और B के कितने हैं 3 आयन हैं। तो भैया आपको तो मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ एक आयन का पता होता है ना, और आपको जरूरत है आज 2 आयन की, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वही है कैटायन की संख्या और ये है एनायन की संख्या। क्लियर हुआ? अब आप देखिए यहाँ पर पूरा केस देखिए, आपसे अगर हम बोले कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ A2B3 क्या होगा, तो पहले आप इस 2 और 3 को भूल जाइए, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन ये लिख लिया, और उसके बाद जितनी उनकी संख्या है वो आगे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरी टोटल मोलर कंडक्टिविटी इन आयंस की आ जाएगी, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। अब दूसरा देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते समय आपको क्या करना है कि एट इनफाइनाइट डिल्यूशन जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टाइम पे आपको आयंस की संख्या नहीं लिखनी है। जैसे अगर हमें ये A2B3 का बताना हुआ तो बस यहां आयंस, ये जो 2 लिखा करते थे 3 लिखा करते थे, ये आपको आयंस की संख्या नहीं लिखनी है, सीधा सपाट ऐसे काम करना है। यहां पे कौन कौन बैठा है, A+3 है, 2 A+3 है और 3 कौन है, B-2 है, तो बस आपको A+3 और B-2 ही करना है, यहां पे आपको आयंस की संख्या इनकी तरह नहीं लिखना है। तो भाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपको क्या करना है, वो कितने भी आयंस हो, बस आपको एक कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लाना है और एक एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लाना है, और इनको आपस में जोड़ देना है, तो आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर जब आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे थे तब तो आपने इनके मोल्स को, ये एक तरीके से मोलर कंडक्टिविटी में आप क्या लेते हैं, एक मोल ही तो लेते हैं, तो एक मोल A2O3 की जब बात की है तो 2 मोल A+3 थे और 3 मोल B-2 थे, तो आपने तो सारे आयन के मोल्स काउंट किए, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते समय आपने यहां पर उन आयंस के इनको 2 और 3 को क्यों नहीं यूज किया, तो भैया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर। तो ये चीज अभी अभी हम आपको समझाने ही जा रहे हैं कि कैसे इसमें हम इनके आयंस को लिखते हैं, नंबर ऑफ आयंस को लिखते हैं और इक्विवेलेंट में नहीं लिखते हैं, लेकिन वो सीख तो लोगे और क्वेश्चंस भी इस पे आए हैं आपके एग्जाम में, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको सीखना है, लेकिन एक चीज माइंड में आपको यहां रख लेना है, मोलर कंडक्टिविटी समय तो आयंस के मोल आप दिखाएंगे, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखते समय उन आयंस के मोल आप यहां नहीं दिखाएंगे। क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, जितना भी सीखा है उस पर बेस्ड आपके सामने देखिए एग्जांपल है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहां पे ये चीज नहीं करना है कि हमें प्रूव करके दिखाइए कि मोलर कंडक्टिविटी का इक्वेशन ऐसे क्यों लिखा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का इक्वेशन ऐसे क्यों लिखा। जब भी आपको रिएक्शन आएगा तो आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है, और ऐसा क्यों हुआ वो तो हम अभी आपको आगे सिखाने ही जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी आपको मोलर कंडक्टिविटी पूछेगा तो आप आयंस की संख्या को दिखाएंगे, क्लियर, और जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछेगा तो आप आयंस की संख्या को नहीं दिखाएंगे। तो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ BaCl2 क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Ba+2 प्लस, यहां पे देखो एक Ba पे 2 Cl है, तो कितने आयन है, यहां पे 2 हैं, ये 1:2 टाइप का सॉल्ट है, तो यहां कितने Cl आयन है, 2 हैं, तो आप दिखाइए 2 मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Cl-। लेकिन जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं, चाहे वो इनफाइनाइट डिल्यूशन हो चाहे कहीं भी हो, ये जो इक्वेशन बना है ये इनफाइनाइट डिल्यूशन पे या विदाउट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे भी यही इक्वेशन बनता है, और यहां पर ये इनफाइनाइट डिल्यूशन की इक्वेशन दिख रही है, विदाउट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे भी अगर आपको कोई बोले कि लैम्डा इक्यू लिख के दिखाओ तो यही एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर? तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बस हमने यहां से ये रट के रखा है कि जब कभी भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछेगा तो हम उन आयंस की संख्या नहीं लिखेंगे, बस एक एक बार लिख देंगे ये लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी एट ऑफ Ba+2 प्लस ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Cl-। तो जब भी आपको मोलर यानी मोलर कंडक्टिविटी पूछे तो उनके मोल को आप दिखाइए, और जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछे तो कृपया उनके मोल को मत दिखाइए, क्योंकि ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? यहां पे आइए, यहां पे तो देखो दोनों का एक्सप्रेशन सेम बनेगा, जबकि यहां देखो दोनों का एक्सप्रेशन डिफरेंट बना है, यहां 2Cl- है जबकि यहां Cl- है, बट जब यहां पे आप देख रहे हैं कि 1:1 टाइप का ही सॉल्ट है तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही बनेगा। इसमें भी आपका कोई आगे मोल दिखाने लायक नहीं है और इसमें तो आप मोल दिखाते ही नहीं हो, तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम बनेगा। कॉर्नर्स लॉ ने हमें यही सिखाया कि किसी टोटल इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी बताना है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताना है तो उनके आयंस के मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दीजिए, या उनके इक्विवेलेंट मतलब उनके आयंस के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सम कर दीजिए, तो ये पूरे सॉल्ट का हमें मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता चल जाएगा। आइए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
और एक एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आए, सबसे पहले वो भी देख लो। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताना था किसका, Al2SO4 थ्राइस का। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब ही हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताना था। तो जरूर भाई ये एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस में जरूर आपके 2 Al+3 के आयन है, मतलब Al+3 के 2 आयन है और सल्फेट आयन के 3 आयन है। लेकिन मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब कभी भी आप इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो आप अपने एक्सप्रेशन में इन नंबर ऑफ आयंस की कोई जगह नहीं देंगे। तो यहां पर अगर आपको इसका एक्सप्रेशन लिखना हुआ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, तो आप कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 आयन लिखेंगे, सिर्फ इसके नंबर ऑफ आयंस नहीं लिखेंगे, और प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, मात्र इतना ही लिखना है। कृपया इनके नंबर्स को अपने एक्सप्रेशन में जगह ना दे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा है। अच्छा सर ऐसा क्यों किया, नंबर ऑफ आयंस क्यों नहीं रखा, आइए उसको फटाफट हम आपको समझाते हैं और फटाफट आपको तेज बनाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट यही है कि ये कैसे हुआ। तो देखिए उसके लिए भी एक एग्जांपल बनाते हैं और उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला अपने मन में तैयार कर लेना कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है वो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर होता है। पहले तो हमें एन फैक्टर भी पता होना चाहिए, वैसे तो आप लिक्विड सॉल्यूशन में एन फैक्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एन फैक्टर आपको बता दे रहे हैं। एन फैक्टर एक नंबर है और ये नंबर है तो ये प्लस और माइनस नहीं है। एन फैक्टर एक नंबर होता है, वैलेंसी फैक्टर जिसे आप कहते हैं। सपोज मानिए आपके सामने है NaCl का एन फैक्टर बताना है, तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ लेना है Na प्लस और Cl माइनस में। तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर आपको बोलना है 1। एन फैक्टर एक नंबर होता है, एक संख्या होती है, उसको प्लस माइनस से नहीं बोलना है। सपोज मानिए कि आपके सामने यहां पर अगर मैं लिख दूं BaCl2, इसका एन फैक्टर बताइए, तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा Ba+2 और ये बनेगा 2Cl-। आपको भी पता है कि कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें चार्ज तो जरूर न्यूट्रलाइज होगा ही होगा। तो अगर 2 प्लस है तो पक्का उसमें 2 माइनस होगा, तो 2 2 दिखा तो यही इसका हो गया एन फैक्टर। क्लियर, तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। सपोज आपके सामने मैं ऐसे लिख दूं Al2SO4 थ्राइस, अब मैं पूछूं कि इसका एन फैक्टर बताओ मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर 2Al+3 लिखिए पहले और 3 सल्फेट आयन लिखिए। लिख दिया भाई। अब आप कहेंगे कि सर नंबर ऑफ प्लस चार्ज गिनिए कितने, एक Al पे 3 प्लस है तो 2 Al पे कितना होगा, 6 प्लस होगा, 6 प्लस लिख लिया। और इधर देखिए एक सल्फेट पे 2 माइनस है तो 3 सल्फेट पे क्या होगा, 6 माइनस होगा। ये 6 और 6 देखिए ऑब्वियस सी बात है बराबर ही होगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो यही इनका एन फैक्टर हो गया। तो Al2SO4 थ्राइस का एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे सपोज अगर आपको कोई आयन का पूछ ले कि किसी आयन का एन फैक्टर क्या होगा, तो जो उसकी खोपड़ी पर चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि इसकी खोपड़ी पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। सपोज कल को कोई बोले कि Cl माइनस का एन फैक्टर बताइए, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा है, और एन फैक्टर तो एक संख्या होती है, तो माइनस माइनस हटाओ, क्या बोलोगे, 1, क्योंकि इसके ऊपर 1 लिखा है। क्लियर। जैसे आपको बोला सल्फेट आयन का एन फैक्टर बताओ, तो इसके ऊपर क्या लिखा है, -2, यानी कि इसकी खोपड़ी पे कितना चार्ज है, -2, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से आपको बात करनी है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बोला कि एक फॉर्मूला जरूर तैयार कर लो कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ BaCl2 के लिए, अगर मैं ऐसा बोलूं। अब इसी चीज में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डाउट होता है, मैक्सिमम लोग तो रट लेते हैं, निकल लेते हैं, लेकिन यहां पे आपको मैं बहुत तेज बना दे रहा हूं, कैसे काम करना है वो देखिए। यहां पर एक बात बताइए कि अगर आपसे ये बोला जाए कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 बताना है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, ये लिखोगे, ऊपर वाला फॉर्मूला देखते रहो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होगा आप बताइए, BaCl2 का अभी अभी एन फैक्टर निकाल के आए हो, क्या होगा, +2 है, -2 है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो ये 2 से डिवाइड मार दिया। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब आप इसको देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 आप क्या लिखते हैं, आप खुद बताइए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba+2, इसमें खॉरेस लॉ लगाया, ये होगा, और +2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। आप ये लिखते कि नहीं लिखते, ये किसकी जगह आप लिख रहे हैं, ये आप इसकी जगह लिख रहे हैं, इसकी जगह, तो इसकी जगह आ गया ये, यही तो एक्सप्रेशन बनता। अपन नीचे किससे डिवाइड मार रहे हो, 2 से। अब देखो आगे की कहानी, आगे की कहानी ये है कि इस 2 को इधर भी ले लो, उस 2 को उधर भी ले लो, ये क्या बना आप खुद देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba+2 अपॉन एन फैक्टर 2 प्लस 2/2, ये हो गया। चलिए ऐसे लिखिए, आराम से लिखिए, 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- अपॉन
2, ऐसे ही तो लिखते हैं इसको। यहां तो 2 से 2 कट गया। अब बताइए क्या बचा? अब आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba+2, ठीक, बाई 2, ये बचा है। और दूसरा बचा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- अपॉन 1। अब आप खुद बताइए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर ही तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है। तो क्या इसकी जगह हम ये नहीं लिख सकते लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Bs+2 लिखा ना? और प्लस ये भी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- अपॉन n फैक्टर। तो इसकी जगह हम क्या ये नहीं लिख सकते इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl-? हुआ ना क्वेश्चन आसान? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कभी भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना होगा तो भैया उनके जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो आपके एक्सप्रेशन में नहीं दिखेंगे। वो मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। आप इस तरह के एग्जांपल बना के ढेरों प्रूव कर सकते हैं और अब आप इसमें तेज बन चुके हैं। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नीट एग्जाम फेवरेट। यस, किसी रिएक्शन के अंदर जाकर किसी की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी हुई तो भैया इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ढेरों पूछे गए हैं। और ध्यान रहे कि रिएक्शन वाले क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी पैटर्न से नहीं सॉल्व करोगे, क्योंकि उस पैटर्न से अगर करोगे तो 1-2 मिनट का समय लग जाएगा। मैं यहां आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, आप उसी ट्रिक से करना, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको ट्रिक फॉलो करना है। ध्यान से समझिए, अगर कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन क्या होगी? इस तरह की रिएक्शन होगी, A+B गिव्स C+D। ठीक है, अब इस साइड को आप क्या बोलोगे? कहोगे भाई ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, और इस साइड को क्या बोलोगे? राइट हैंड साइड वाला बोलोगे। तो आपको बस करना क्या है इसमें कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इनके मोलर कंडक्टिविटी का सम इस साइड लिखना, और इनके जो राइट साइड में जो लोग हैं उनके मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सम उस साइड लिखना, और बीच में इक्वल टू लगा देना, तुरंत आंसर आएगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको एक रिएक्शन बनानी पड़ेगी, और वो रिएक्शन भी हम आपसे फटाफट आपको तैयारी करवा दे रहे हैं कि जो भी चीज हमें वहां गिवन होगा उससे हमें रिएक्शन कैसे बनानी है। तो फिर ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो नहीं करना। तो जब भी कोई रिएक्शन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड की मोलर कंडक्टिविटी इस साइड लिखोगे, राइट हैंड साइड की मोलर कंडक्टिविटी इस साइड लिखोगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछे तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस साइड लिखोगे, राइट हैंड साइड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप इस साइड लिखोगे। तो देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मैं रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन वही ले रहा हूं जो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये 40 क्वेश्चन के सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आप कैसे पहचानेंगे ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है? ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है NaCl की, HCl की, CH3COONA की मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दी हुई है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी बताओ। यहां से ये तो समझ आ गया है कि अगर CH3COOH आपका पता है ना आपको कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो मदद तो भैया यही लोग करेंगे, ये स्ट्रांग वाले लोग। क्लियर? एक पॉइंट ये क्लियर हुआ कि इन्हीं लोगों के हेल्प से मुझे इसके बारे में पता करना है। तो आप खुद सोचिए ना, खुद सोचिए कि CH3COOH किन दो लोगों के रिएक्शन कराने से मिलेंगे। अगर हम CH3COONA और HCl की रिएक्शन आपस में करा दें, ये देखिए CH3COONA और HCl के आपस में रिएक्शन करा दे, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। CH3COONA और HCl के आपस में रिएक्शन करा दे तो कहीं ना कहीं हमें CH3COOH तो मिल ही जाएगा, और जो साइड में मिल रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी दी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज अननोन है। तो हल्का सा कॉमन सेंस लगाना है कि भाई हमें CH3COOH का बताना है तो हम किन दो चीजों को आपस में जोड़ दें जिससे कि हमें CH3COOH मिल जाए। तो हमें साफ इशारा पता चल गया कि अगर हम इसकी और इसकी रिएक्शन करवा दें तो हमें ये CH3COOH मिल जाएगा, और जो साथ में ये एक्स्ट्रा आ रहा है उसके बारे में जानकारी दी है। हाँ, उसके बारे में भी जानकारी दी है। हमारा हो गया यहीं से क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब बताइए CH3COONA की मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है? 91, ये लिखा 91। ठीक है, HCl की मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी है? 425.9 यानी 425.9। चलिए उस पार चलिए, इस तीर को अब आप कर दीजिए इक्वल टू CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमसे पूछी जा रही है, तो इसको भी भैया थोड़ा सजा हो जा दे। क्लियर? और आगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl कितना दिया? 126.4, तो यहां पे इसकी वैल्यू रख दिया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहां से जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आप जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे तो 391 के आसपास इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। ये आ जाएगा 391। ठीक है, सीमेंस cm² मोल इनवर्स ये यूनिट होती है, तो यूनिट की कोई जरूरत है नहीं। तो ये देखिए 391 के आसपास कौन सा आंसर है, तो ये आंसर बनेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
अब ये भी क्वेश्चन देख लो कितना इजीली सॉल्व होगा, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का यही मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन आपको बताया है प्रीवियस सेक्शन में कि एक ही बात होती है। तो लिमिटिंग का भी मतलब यही होता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे H2SO4 का जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है x, K2SO4 का दिया हुआ है y और CH3COOK का दिया है z, और आपसे पूछा जा रहा है CH3COOH का। आप समझ चुके हैं कि ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, समेशन ऑफ LHS करना है इक्वल टू समेशन ऑफ RHS करना है। बस आपको रिएक्शन बनाने की देर है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो जो लोग होंगे उनकी मोलर कंडक्टिविटी आप इधर लिख देंगे, और जो राइट हैंड साइड पे होंगे जो जो चीजें होंगी उनकी मोलर कंडक्टिविटी आप राइट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें रिएक्शन बनाना है जो कि कॉमन सेंस है, हर कोई बना लेगा। आपको पूछ क्या रहा है, CH3COOH। अब आप बताइए आपके पास सिर्फ तीन चीजें हैं हेल्प करने को, इन तीनों में भाई हम किसकी रिएक्शन करा दें जिससे कि हमें CH3COOH मिल जाए। तो आप कहेंगे कि सर एक काम करिए, आप CH3COOK और H2SO4 की रिएक्शन कर दीजिए, तो यहां से K हट जाएगा, यहां से सल्फेट हट जाएगा और H यहां आके लग जाएगा, तो बन जाएगा CH3COOH। तो चलिए इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, CH3COOK है और प्लस H2SO4 है, तो इसकी जब रिएक्शन हुई तो क्या बना, के मेटल 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 के सामने सल्फेट, तो मेटल सल्फेट बन गया भाई, मेटल सल्फेट बन गया K2SO4, वो बैलेंस हम कर लेंगे अभी, K2SO4 बन गया और बचा क्या, CH3COO बचा और इधर 2H बचा, इससे बन जाएगा आपका CH3COOH। अब बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर आप जान रहे हैं कि यहाँ 2K लग रहा है, तो इधर एक ही K है, इसको ऐसे करो तो ये अपने आप सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। हो गया बैलेंस। अब आप देखिए ये आपके लिए बन गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की मोलर कंडक्टिविटी से आप इधर लिख दीजिए। तो CH3COOK का मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है, Z, तो ये Z लिखा, आगे लिखा है 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये 2Z आ गया, ये आपका आ गया 2Z प्लस H2SO4 की मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी है, X, वो लिख लीजिए आप X। ठीक है, इस तीर को आप इक्वल टू से हटा लीजिए, और ये ट्वाइस CH3COOH मतलब 2, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछी है तो यहाँ पे लिख दिया मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH लिख दिया, और K2SO4 की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है Y, तो ये Y लिख दिया। ठीक, अब ये Y इधर आया, ये Y इधर आया तो क्या बना, 2Z प्लस X माइनस Y बराबर 2, बराबर 2 मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। क्लियर। अब ये 2 भी आप इधर भेज लीजिए, जैसे ही आप इस 2 को इधर भेजेंगे, इस 2 को आप इधर भेजेंगे, तो ये 2 क्या बन के आएगा, इसके नीचे भी 2 जाएगा, इसके नीचे भी 2 जाएगा, इसके नीचे भी 2 जाएगा। तो अब आप खुद देख सकते हैं क्या बचा, 2 से 2 कट गया, क्या आया Z प्लस, इसमें आप हाफ को कॉमन ले लीजिए, तो ये बन गया X माइनस Y बाई 2। ये हो गया आपका आंसर, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। देखा आपने कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आप देख सकते हैं। बस आपको यही वाला फंडा लगाना है, एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं जाना है। अब इस पे एक लास्ट पैटर्न है वो देख लेते हैं, और ये हमारा सेशन बहुत अच्छे से हो गया है खत्म। बस एक और है, एकदम सेट पैटर्न पे वो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पूछा जाता है। तो आइए उस तरह के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है, और यहां भी आप समझ गए कि ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और यहां कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब यही होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन तीनों एक ही बात होती है। क्लियर। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH पूछा जा रहा है, तो कह रहा है कि भाई NH4OH की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, और आपके हेल्प करने के लिए ये दोस्त आ रहे हैं NH4Cl, ये आ रहा है, ये NaCl है, करेक्शन कर लेना, NaCl आ रहा है एक दोस्त, और NaOH आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास 3 लोग हैं, कौन कौन है, NH4Cl है, ठीक है, NaCl है, और कौन है, NaOH है। इन्हीं तीनों के हेल्प से आपको NH4OH बताना है। तो आप खुद बता सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, और तुरंत बता सकते हैं कि भाई किन 2 लोगों की हम रिएक्शन करवा लें जो हमें NH4OH मिल जाए। तो आप NH4Cl और NaOH की रिएक्शन करा के तो देखो, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, NH4Cl प्लस NaOH। ठीक है, गिव, ये NH4 हो गया, ये OH हो गया, Na के साथ कौन चला जाएगा, Cl, तो ये बन गया आपका NaCl। ठीक है, और क्या बचा आपके पास, NH4OH। हो गई आपकी रिएक्शन। अब आपको सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम कहेंगे तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम भी इधर चलो। इधर आएगा तो क्या होगा, NH4Cl की मोलर कंडक्टिविटी प्लस NaOH की मोलर कंडक्टिविटी माइनस ऑफ NaCl की मोलर कंडक्टिविटी, और ये आंसर दे जाएगा आपको NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी। इसको सजाना हो तो भैया बड़े प्यार से समझाओ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये
ये और ये आगे आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। तो कौन सा एक्सप्रेशन सही है आप खुद देख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन सही है कि नहीं, NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl, इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका मतलब वो आयंस के नंबर नहीं लिखने हैं, नंबर ऑफ आयंस नहीं लिखने हैं अपने एक्सप्रेशन में, इक्विवेलेंट है ये। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba+2 एंड Cl माइनस 127 एंड 76 दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 बताइए। मतलब आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 आपको बताना है, तो इसका एक्सप्रेशन तुरंत तैयार कर लीजिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ba+2 और प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस, यहां जरूर Cl 2 मोल है, लेकिन भैया यहाँ 2 ना लिखना, ये इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन है। क्लियर? यहाँ 2 कब लिखा जाता है, जब मोलर कंडक्टेंस की बात होती है, मोलर कंडक्टिविटी की बात होती है, तब आप ये 2 यहाँ पे लिखते हैं। ये इक्विवेलेंट का है, 2 लिख के गलती मत करना, ठीक है। तो अब इसका पूछा जा रहा है क्या इन आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको मालूम है? हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba+2 दिया है 127, ये रखो 127, और Cl माइनस का दिया हुआ 76 रखो और जोड़ दो, 7 6 13 203 आंसर आएगा। तो 203 है, हाँ है, हो गया ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। और देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूं, वो भी बड़े अच्छे से कर लो, वो भले ही क्वेश्चन का हमारे पार्ट नहीं है, उसको एग्जाम्पल बना के कर लो, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए उसको भी। जैसे ये क्वेश्चन आगे आपको कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al+3 आपको दिया हुआ है, सपोज 150 सीमेंस Cm स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको दिया है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस, ये 50 सीमेंस Cm स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आकर के यहाँ क्यों बोला, क्योंकि इससे भी आपका एक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं अपने दिए हुए क्वेश्चन के अलावा भी एक एग्जाम्पल ये वाला भी करा रहा हूं, इसको भी आपको बहुत संभाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको दी जा रही है मोलर कंडक्टिविटी और आपसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AlCl3 बताइए, ये पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al+3 लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस लिखेंगे। आप इनके आयंस, नंबर ऑफ आयंस का जिक्र तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप इक्विवेलेंट में बैठे हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये बताइए इसका आंसर हम कैसे निकाले। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al+3 अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर क्या होगा, आयन के खोपड़ी पर देख लिया करो कौन सा नंबर लिखा है, वही n फैक्टर बन जाएगा। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस अपॉन n फैक्टर। क्यों किया ऐसा, अरे भैया मोलर कंडक्टिविटी दिया है तो मैं क्या करूं। क्लियर? तो यहां पे आपने तुरंत मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al+3 दिया 150, ये 150 लिखा, डिवाइड मारा 3 से, और यहाँ 50 डिवाइड मारा 1 से, ये कटा कितना आया 50, 50 प्लस 50, तो ये कितना आ गया 100 Cm स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर? क्योंकि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा है, तो कितना इजी क्वेश्चन है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान लगेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग लास्ट पैटर्न पे चल रहे हैं, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सीख लेते हैं तुरंत फटाफट, और उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, और आज का सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं। और वो है एप्लीकेशन ऑफ कॉरेस लॉ। एक सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ये आपके सामने है एप्लीकेशन ऑफ कॉरेस लॉ। कॉरेस लॉ का लास्ट आपका ये हेडिंग है, एप्लीकेशन ऑफ कॉरेस लॉ। कॉरेस लॉ को हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, देखिए किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बताने में यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताने में यूज कर सकते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP, इन सब की वैल्यूज को खोजने में हम कॉरेस लॉ की मदद ले सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है कि कॉरेस लॉ को हम लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं। यहां पे आपको एक फॉर्मूला रट लेना है बस, कि अल्फा बराबर होता क्या है। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है वो होगा मोलर कंडक्टिविटी at general concentration C upon molar conductivity at infinite dilution या जीरो concentration। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, और यहां पर ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर जैसे आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी जनरल concentration अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बाकी खेल सारा ओवर हो गया, बस आपको अल्फा की ये वैल्यू याद करनी है। आइए आपको समझा देते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी
ऑफ 0.007 एम, मतलब ये क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, जनरल कंसंट्रेशन। इस कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी दी है 20, यानी कि ये आपको दे दिया मोलर कंडक्टिविटी एट जनरल कॉन्सेंट्रेशन सी बराबर 20, ये दे दिया, ठीक है, 20 दे दिया। कह रहा है व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि के पूछ रहा है क्योंकि एसिड दिया है, तो यहां पे आपसे कह रहा है व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड को कैसे लिखते हो, के से। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहां से के की वैल्यू निकालनी है और यहां से ऑप्शन ढूंढना है। यहां पे आपको क्या दिया है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन H प्लस और मोलर कंडक्टिविटी एट CH3COO माइनस 50 दिया हुआ है। अच्छा बताइए आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में चलते हैं, एसिटिक एसिड पकड़ते हैं और उसको तोड़ देते हैं। CH3COOH इक्विलिब्रियम का निशान मारा और ये क्या हो गया, CH3COO माइनस और ये आ गया H प्लस, हो गया ना। यहां से आप क्या क्या काम करते थे याद करिए, जो कॉन्सेंट्रेशन दिया होता था C लिखते थे कि एट इनिशियल टाइम, इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो C है, इसको लिखा करते थे आप 0 फिर कहते थे कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो उस समय कहते थे C माइनस C अल्फा, और ये कहेंगे आप C अल्फा और ये कहेंगे आप C अल्फा कहेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि इसके K का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ तो आप कहेंगे सर इसके K का एक्सप्रेशन तो ये बनेगा, K बराबर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन CH3COO माइनस, ठीक है, और दूसरे वाले में प्रोडक्ट है H प्लस अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम CH3COOH। क्लियर, ये आप कहते थे। तो आप K का एक्सप्रेशन बताइए क्या बना, CH3COO माइनस का इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C अल्फा, बगल वाले का भी कितना है, H प्लस का भी C अल्फा क्योंकि H प्लस है, C अल्फा अपॉन CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C माइनस C अल्फा। क्लियर, ये हो गया। यहां से नीचे से C कॉमन लेंगे तो C से C कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये बचा। अब एक बात और समझो कि अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लेस देन 0.05 है तो आप यहां नीचे से अल्फा को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ढूंढो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.07 है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है वो 0.05 से कम है, तो कृपया आप अल्फा को यहां से नेग्लेक्ट कर ले। जब अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे तो के का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, के बराबर C अल्फा स्क्वायर, हो गया। अब आपसे पूछ रहा है के, C आपको दिया ही हुआ है, बस अल्फा की कमी है, अल्फा पे वो रटा रटाया फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। अल्फा बराबर क्या सिखाया था, मोलर कंडक्टिविटी एट जनरल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी एट जनरल कंसेंट्रेशन आपको कितना दिया हुआ है, 20, देख लेते हैं भाई 20 दिया कि नहीं। मोलर कंडक्टिविटी एट जनरल कंसेंट्रेशन कितना दिया है, 20, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं दिया है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं दिया है, ये देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH क्या होगा बताइए आप ही। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। अरे भाई अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOH का नहीं दिया है तो कम से कम टुकड़ों में तो दिया है, खुद देखो टुकड़ों में दिया है कि नहीं, H प्लस का भी दिया है, CH3COO माइनस का भी दिया है, ले जाके जोड़ दो, ये भी आ गया। तो इसका कितना दिया है देख लेते हैं, CH3COO माइनस का कितना दिया हुआ है 50 और H प्लस का दिया है 350, ये रखा है यहाँ पे, इसका दिया है 50 और इसका दिया है 350, आ गया ना, कितना आ गया 400। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH भी पता लग गया 400, तो ये 400 यहां रख दिया, आ गया 400। कितना आया भाई, 0 0 कटा, ठीक है, 1 बाई क्या आ गया, ये 20 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.05। आपको अल्फा भी पता लग गया, आंसर आ गया मेरे भाई, अब खत्म खेल। एसी डिसोसिएशन कांस्टेंट के अभी प्रूव करके आए हैं कि C अल्फा स्क्वायर होता है, ये देख लो। C आपको पता ही है कौन सा जनरल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, 0.07 नहीं, कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 0.007, तो यहां पे रखा 0.007 और इनटू अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू आई है 0.05 का स्क्वायर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो, ये क्या बन गया आंसर। इसको और जल्दी 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 करना है या फिर ऐसे ही अपना फटाफट इसको सॉल्व करोगे, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए इस तरह आज हमारा ये सेशन खत्म हुआ और इसमें आपको जितना बेहतर करवा सकते थे उतना बेहतर आपको कराया है। और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 1.75 इंटू 10 पावर -5 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, ठीक है। चलिए तो इस सेशन के बाद अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बड़े अच्छे से ये सेशन आपको पढ़ाया गया है और आपको भी बड़े अच्छे से ये सेशन पढ़ना है। थैंक यू सो मच।